तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारी इंडियन इकॉनमी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जानी जाती है या इंडियन इकॉनमी क्या है, तो सबसे पहली बात, इंडियन इकॉनमी हमारी जो है वो डेवलपिंग इकॉनमी है। यानी आप ये कह सकते हो कि इसमें आज के समय में हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, देन ओवर पॉपुलेशन, देन लो कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद पॉवर्टी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है। बैकवर्ड सोसाइटी के लिए भी हमारी इंडियन इकोनॉमी जानी जाती है। लेबर इंटेंसिव जानी जाती है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव। और अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं, एक्चुअली में ये इसकी नेचर है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में कौन-कौन से मेन फीचर्स हैं, मेन-मेन कौन-कौन सी बातें कही जाएँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन के साथ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी इसको इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन इकोनॉमी का 14.2% जो इंडियन जीडीपी का हिस्सा है, वो इसी फार्मिंग एरिया से आता है, मीन्स एग्रीकल्चर से ही आता है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब आप ये कह सकते हो कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से कंट्रीब्यूशन मिलता है। यू नो वेरी वेल, आज के समय में पब्लिक और प्राइवेटाइजेशन दोनों है। इंडिया इंडियाज़ क्रिएशन ऑफ वर्क इज़ लेबर इंटेंसिव, देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मैंने अभी कहा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नीक यहाँ यूज़ नहीं होती, मीन्स आप ये कह लो कि ज़्यादातर जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो लेबर बेस्ड है, लेबर पे डिपेंडेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनके पास इतनी अवेलेबल अभी भी नहीं है। यानी दूसरी कंट्री से अडॉप्ट की जाती है, ना कि खुद की कंट्री की यहाँ पे ली जाती है कोई भी चीज़। मतलब खुद की कंट्री की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास अभी नहीं मिलेगी आपको। स्टिल अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन इन द बैकवर्ड एरिया, इसलिए इसको बैकवर्ड सोसाइटी भी बोला जाता है। अ नेशन विद पॉवर्टी वेयर द साइकिल कंटिन्यूड एवरीवेयर, राइट? बिल्कुल, बात सही कही गई है कि इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी कभी इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि इसका साइकिल चलता ही रहता है। कभी एक साल आप देखोगे थोड़ा सा कम हुई है तो अगले साल फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आती, इस वजह से भी रीज़न है। और पॉपुलेशन बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो हम चाइना के जस्ट पास में ही, मीन्स टू से दैट सेकंड नंबर पे हैं बेशक। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर अगर हम सेकंड नंबर पे हैं तो हम ओवर पॉपुलेटेड क्यों हैं? क्योंकि जो चाइना की इकॉनमी है वो कंट्रोल्ड है काफ़ी। उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप कह सकते हो। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसी चीज़ नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, जिससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इन सब रीज़न्स की वजह से हमें ओवर पॉपुलेटेड भी बोला जाता है। और क्योंकि हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम, यानी एक पर्सन की इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है पॉवर्टी की वजह से, उसकी वजह से हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन भी इतनी नहीं हो पाती। तो ऑल दीज आर द मेजर रीजंस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाते, या फिर आप ये कह लो इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सी मेजर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब इंडियन इकोनॉमी में कैटेगरीज़ की बात करें तो बहुत सारी कैटेगरीज़ इसमें डिवाइड की गई हैं। जैसे कि सबसे पहले आपकी बात की जाए तो डिसइंटीग्रेटेड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, या कॉलोनियल इकोनॉमी। तो आप अगर बात करते हो सबसे पहले कोई इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी में हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इकोनॉमिकली हम अंडर डेवलप्ड हुए पड़े हैं, प्रॉपरली एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। आपने देखा होगा अभी हमारे इंडिया में ये भी चीज़ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम डेवलपिंग नेशन हैं। अंडर डेवलप्ड का मतलब है जिसमें ये सारी चीज़ें, मतलब जो कह लो जिसमें सफ़र ही सफ़र है और कुछ नहीं। मतलब जिसमें हमें बस देखने को मिलेगा कि बस आप ये कह लो कि हर चीज़ में हमें सफ़र करना पड़ रहा है, हर चीज़ का अंडर यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, हर चीज़ नेगेटिव वे में यूज़ हो रही है, पॉज़िटिव किसी चीज़ का दिख ही नहीं रहा। तो उस केस में हम उस इकोनॉमी को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का नाम दे देंगे। देन स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम उसको कहेंगे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूव तो करने की कोशिश करी, बट या तो बहुत कम चेंज हुआ है या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है किसी केस में। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें या तो बहुत कम चेंज हो रहा है किसी ग्रोथ के अंदर, या फिर आप ये कह लो कि ना के बराबर ही चेंज हो रहा है, या फिर आपकी ग्रोथ उल्टा कम हो रही है। तो जब आपकी कंट्री की ग्रोथ में या फिर कंट्री की जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में या प्रोडक्शन लेवल में या तो बहुत कम चेंज आ रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, या बिल्कुल डाउनफॉल आना लग गया हुआ है, तो उस केस में हम उस इकोनॉमी को स्टैग्नेंट, मतलब स्टेबल इकोनॉमी कह लो, कि वहाँ पे हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक ही जगह पर स्थिर रह चुके हैं। ठीक है? डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिसकी वैल्यू
टाइम टू टाइम गिरती जाती है। इकोनॉमी की वैल्यू, अब इकोनॉमी की वैल्यू का गिरने का मतलब है इकोनॉमी में यूज़ होने वाले रिसोर्सेज, इकोनॉमी में यूज़ होने वाली वेल्थ। तो जो हमारी वेल्थ है इकोनॉमी के अंदर या जो हमारे रिसोर्सेज है, जब उनकी वैल्यू ओवर द टाइम पीरियड कम होती रहती है, यानी जब हमारे क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड्स में, मतलब क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड में हमारी गिरावट आ जाए, या पब्लिक यूटिलिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो री इन्वेस्ट ना की जाए, तो उस केस में हम उसको डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी कह देते हैं, क्योंकि हमारा पैसा हम एक बार ले तो पा रहे हैं लेकिन उसको री इन्वेस्ट नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है डे बाय डे, और इसीलिए उसकी इकोनॉमी में अब ये कह लो डेप्रिशिएशन आती आपको नजर आएगी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें आप कह लो कि, मतलब ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, मतलब आप ये कह लो ये तब होती थी इकोनॉमी की सिचुएशन जब पावरफुल कंट्रीज जैसे कि कॉलोनाइजर्स जो होते थे वो दूसरों के लैंड में आकर, मतलब दूसरों के कंट्री में आकर उनकी लैंड के ऊपर कंट्रोल कर लेते थे, उनके सारे रिसोर्सेज को अपना ले लेते थे, उनकी मतलब उस कंट्री की लेबर को एक्सप्लॉइट कर देते थे, तो अपने बेनिफिट के लिए, तो दैट दैट इकोनॉमी इज कंसीडर टू बी द कॉलोनियल इकोनॉमी। मतलब जब दूसरी कंट्री पावरफुल एक कंट्री के लोग यहाँ आकर हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को ख़राब करने लग जाएं, अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल करने लग जाएं, हमारी इकोनॉमी को डाउन करने लग जाएं, तो वहाँ पे वो चीज़ कॉलोनियल इकोनॉमी हो जाती थी, जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में ज़्यादा होता था, राइट। तो ये कुछ टाइप्स थे जो मैंने बताए। अब जल्दी से बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम अपनी एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बैकबोन मानी जाती थी हमारे कंट्री की, क्योंकि 70% पॉपुलेशन इसी चीज़ पे डिपेंडेंट थी, यानी 70% पॉपुलेशन का एरिया जो था, यानी जो काम था वो एग्रीकल्चर के बेस में ही आता था, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही वो रहते थे। लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो जाते थे, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं इतनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे टेक्निक्स हमारे पास इतनी नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी नहीं थी, सारा कुछ लेबर इंटेंसिव था, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी। हम एग्रीकल्चर पे अगर डिपेंड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें एग्रीकल्चर के ऊपर अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो मॉनसून पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि सीजनल है, कभी कभार होगा कभी कभी नहीं भी होगा, तो उसके लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ेंगी। लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे पास इतने फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती थी, वाटर स्कार्सिटी रहती थी, क्रॉप ग्रोथ नहीं हो पाती थी, तो ये सारी रीजंस कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट इरिगेशन का कारण बनते थे, यानी हमारे पास इरिगेशन सिस्टम भी प्रॉपर्ली ना होने की वजह से एग्रीकल्चर भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो हमारी बैकबोन थी, फिर भी हम उसको अच्छे से कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे थे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने वही बात कही, उस समय हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन इतने प्रॉपर नहीं थे, मार्केट असेस हमारे पास प्रॉपर्ली हमें नहीं मिल पाता था, वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा होती थी, इनएफिशिएंट यूज़ होता था हर रिसोर्सेज का, तो वी हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स इन दैट डेज, बट एग्रीकल्चर के अंदर ये सब चीज़ें हमें देखने को काफ़ी मिली। देन इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि उस समय कहीं न कहीं फार्मर्स भी मैनुअली सारा काम करते थे, या फिर बहुत पुराने-पुराने सिस्टम्स का इस्तेमाल करते थे। नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, या वो उनको यूज़ करनी नहीं आती थी। तो इसीलिए कहीं न कहीं हमारी कंट्री इसी वजह से उस समय काफ़ी बैकवर्ड एरिया में जाने भी लग गई। तो आज भी उसी एरिया में कहीं न कहीं हम आगे तो आ गए हैं, बट स्टिल हमें बैकवर्ड सोसाइटी का नाम किसी-किसी एरिया में बोल दिया जाता है। और सबसे पहली बात, उस समय गवर्नमेंट सपोर्ट भी इतना नहीं मिल पाता था, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जाती थी, ये जानते हुए भी कि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, फिर भी हमें प्रॉपर फाइनेंस फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, और आज भी प्रॉपरली चाहे आप कह सकते हो नहीं भी मिल भी जाती है, पर नहीं भी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हमने कहीं ठीक तो किया है, बट इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी। इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस भी हमारा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा फोकस ज़्यादातर टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज पे होता था। कॉलोनियल लेगेसीज के मतलब कॉलोनियल लेगेसी का मतलब होता था कि जब अब ब्रिटिश रूल की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो बनाई हुई थी वो ब्रिटिश रूल के बेसिस पे बनाई हुई थी। वो जब आते थे, या फिर आप ये कह लो कि कुछ तो इंडस्ट्रीज हमें चलानी नहीं आती थी। जब हमने अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी हैं, कंपटीशन हमारे पास हैंडल इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि जब दूसरी कंट्री के लोग आते थे वो अपने इस तरीके से रिसोर्सेज मतलब हमारी कंट्री के एक्सप्लॉइट कर देते थे कि हम उनके साथ compete भी नहीं कर पाते थे, जिससे कहीं ना कहीं हमें काफ़ी फेस करना पड़ा, स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एज यू नो वेरी वेल, ये ऊपर भी बात हो चुकी है, चाहे एग्रीकल्चर था चाहे इंडस्ट्री था, ड्यू टू फाइनेंस प्रॉब्लम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी रही है। कैपिटल शॉर्टेज, वही बात आ रही है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट,
अब बार-बार वही चीज़ आती है कि अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए फार्मिंग करने के लिए टेक्निक्स बहुत अच्छी नहीं थी, तो इधर इंडस्ट्री पर्पस में प्रोडक्शन करने के लिए हम कई बार आउटडेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे हमें वो कैपेसिटी नहीं मिल पाती थी प्रोडक्शन लेवल की जो हम अचीव करना चाहते थे। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ फॉरेन फार्म्स। अब फॉरेन फर्म्स मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ की फर्म होती थी ना, वो हमारी कंट्रीज़ में आती थी, जिसका इफ़ेक्ट वो इतना ज़्यादा हमारी कंट्री में डालते थे कि कई बार हमारी कंट्री की इंडस्ट्री का कंट्रोल भी उनके हाथ में चला जाता था, जिसकी वजह से हम कुछ भी और नहीं कर पाते थे। इवन हमारी इंडियन इंडस्ट्री बंद हो जाती थी और उनकी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप होने की वजह से हम उनको कम्पीट भी नहीं कर पाते थे, रिसोर्सेज़ के लैक होने की वजह से। और इसके अलावा इसी वजह से कहीं न कहीं हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो थी वो भी लिमिटेड होती थी, क्योंकि पॉपुलेशन बेशक ज़्यादा थी, पर उनको ज़्यादातर हमने देखा था कि वो एग्रीकल्चर में आते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लोग इंडस्ट्री का उनका लिंक ही नहीं था। तो इंडस्ट्री एरिया बहुत कम ग्रो हुआ है स्टार्टिंग में। बट स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर पे ध्यान तो गया, पर एग्रीकल्चर में फाइनेंस फैसिलिटी की वजह से लैकिंग रही, और इंडस्ट्री में भी फाइनेंस इशू रहा, लेकिन ज़्यादातर पॉपुलेशन इशू भी रहा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी, इंडस्ट्री पर उनका कोई ध्यान ज़्यादा नहीं था। जबकि इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती अगर पहले, तो शायद हम आगे बहुत होते आज, राइट। अब अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। अब पहला टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई आई होप सो, जितना मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, अगर हम बात करते हैं तो ऐसे रिफॉर्म्स या आप ऐसी मतलब कह लो पॉलिसीज, मतलब इट रेफर्स टू द पॉलिसी चेंजेस, एक ऐसी पॉलिसी चेंजेस जो गवर्नमेंट ने इसलिए करी थी ताकि हमारी इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल सेटअप को थोड़ा बेटर बनाया जा सके, इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाया जा सके, स्पेशली ग्रो किया जा सके हमारी इकोनॉमी को, या फिर आप कह लो कि प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर इसके अलावा आप अपने आप को ग्लोबलाइज़ करने पे लेके, मतलब ग्लोबलाइज़ कैसे किया जाए उसके ऊपर विचार कर रहे थे, या हमारी इकॉनमी को वर्ल्ड लेवल इकॉनमी के साथ मिक्स कैसे किया जाए, इसके बारे में जब बात की जाने लगी, तो इस पॉलिसी चेंजेस जो हमने मतलब जो ये गवर्नमेंट लेकर आई है, ये सारे पॉलिसी चेंजेस जो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, इन सब चीज़ों को जो माइंड में रख रहे हैं, दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब एक ऐसे रिफॉर्म्स जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रोल कम किया जाए, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा लेके आई जाए, प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए, इकॉनमी को एफिशिएंट बनाया जाए, ग्लोबलाइजेशन के साथ इकॉनमी को मिक्स किया जाए, ठीक है? तो ऐसे पॉलिसी चेंजेस को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का नाम दिया गया। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आप सभी को पता है, एलपीजी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों के नाम से जाने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लेकर आए गए? मैंने अभी-अभी बताया, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई हुई थी जिनको कंट्रोल करने के लिए एलपीजी को लेकर आया गया, या फिर आप कह लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आने की ज़रूरत पड़ी। तो कौन से रीज़न थे? सबसे पहले बीओपी हमारा नेगेटिव चल रहा था, उसको ठीक करना था। हाई फिस्कल डेट, कंट्री के ऊपर डेट इतना ज़्यादा हो चुका था कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये देखना पड़ा। ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा नहीं था कंट्री का, उसको ग्रो करने के लिए ग्लोबलाइजेशन पे जाना पड़ा, या लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन पे जाना पड़ा। ग्लोबलाइजेशन कंपटीशन, मतलब जब ग्लोबलाइजेशन सोचने की बात आई तो कंपटीशन भी बढ़ेगा साथ साथ। और अगर हमने ये सोचा कि जो हमारा इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है, अगर हम उसको सुधारना चाहते हैं, तो उसमें जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये रिफॉर्म्स लेकर आने ही चाहिए, तो इसलिए भी रिफॉर्म्स लेकर आए गए। ओवर रेगुलेशन, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि लोग अपने अपने लेवल पे खुद कुछ कर नहीं पाते थे, तो इसको रोकने के लिए और इसको ओवर रेगुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आया गया। अब मैं आपको ये कहूँगा कि देखो जी, 3 जो एलपीजी वाले हैं ना पॉइंट, इनके जो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है ना, वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट बन जाएंगे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। सबसे पहले बात आती है एलपीजी के बारे में, दैट इज लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब था रिलैक्सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। इकोनॉमी में गवर्नमेंट के कंट्रोल से रिलैक्सेशन मिलना, दैट इज लिबरलाइजेशन, यानी फ्री मार्केट। फ्री मार्केट यानी लाइसेंस सिस्टम को रिमूव कर देना बिल्कुल ही। तो इससे क्या बेनिफिट हुए? इकोनॉमी ग्रो होने लग गई, मीन्स टू से दैट हमें कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलने लग गई, इंडस्ट्री ग्रो होने लग गई, जिससे हमारी जीडीपी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। कंपटीशन बढ़ गए, क्योंकि कहीं न कहीं जब लाइसेंस सिस्टम रिमूव हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे से कंपटीशन लेवल भी हाई हो गया, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होने लग गए, प्रोडक्टिविटी पे जोर दिया जाने लगा, इनोवेशन लेवल भी काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला हमें।
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मैं अभी बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्यों हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनोवेशन हमने बढ़ानी शुरू कर दी। तो इनोवेशन से हमें ये था कि हम नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, तो नई नई चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट हमें फ़ायदा क्या मिला, ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो लिबरलाइजेशन की मदद से ही हम ग्लोबलाइज हो पाए हैं, ये भी आपको पता चला होगा। देन जॉब क्रिएशन, लिबरलाइजेशन ने कुछ ऐसी नई नई इंडस्ट्रीज को ओपन करवा दिया, क्योंकि लाइसेंस अब जरूरी नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेटाइजेशन भी लिबरलाइजेशन के बाद होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ओपन होने की वजह से बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, जिससे हमें ये कह सकते हैं कि जॉब क्रिएट होने लग गई और काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कम किया जाने की कोशिश की जाने लगी। डन। नेगेटिविटी हमें क्या देखने को मिली, एक इनकम लेवल पे। अब देखो, चाहे लाइसेंस रिमूव कर दिया, बट इतने सारे लोग, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि उनके लेवल में मतलब जो हमारा इनकम लेवल है उसको एक इवन बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। रिच और पुअर के बीच में गैप अभी भी ख़त्म नहीं हो पाया है, ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट रहा है। सेकंड, लोकल बिजनेस स्ट्रगल, क्योंकि हमने बाहर के फॉरेन इंडस्ट्रीज को भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, मींस उनको भी इनवाइट करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए लोकल बिजनेस जो बिल्कुल छोटे लेवल पे थे, उनको कंपटीशन हार्ड लगने लगा, उनके लिए काफ़ी मुश्किल आने लगी। कल्चरल इरोजन, क्योंकि अब बाहर के लोग यहाँ आएंगे, बाहर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ज़्यादा किया जाएगा। हम देख रहे होंगे कि हमने बाहर की कंट्री को ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है, मींस बाहर की कंट्री के फैशन को, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट किया है, जिससे हमारे कल्चर में, हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे कंट्री कल्चर में काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब आप देखोगे क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो उससे इन्वायरमेंट भी उतना ही हमारा प्रदूषित हो रहा होगा, राइट। एंड इन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, जब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर, जब हम ओवर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक कारण बन जाता है कि ग्लोबल वॉर या ग्लोबल क्राइसिस कभी भी होने की अनसर्टेनिटी हमें पता नहीं होती। तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट हमारे सामने आता है। अब अगर हम प्राइवेटाइजेशन को कंट्रोल में लेकर आते हैं या प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ओनरशिप को प्राइवेटाइजेशन में बदलना, मतलब मींस ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल देना, दैट इज कम अंडर प्राइवेटाइजेशन। ऐसा क्यों किया गया, क्या पॉजिटिव इफेक्ट हमें नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को एफिशिएंसी की इतनी नॉलेज नहीं थी जितना एक इंडिविजुअल को थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक इंडिविजुअल को एक राइट दे दिया जाए और प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे उनको अपने लेवल पे प्रॉफिट कमाने का मौका दिया जाए, जिससे कंट्री भी डेवलप होने लग जाएगी। सेकंड, इम्प्रूव्ड सर्विसेज, अब क्योंकि नए नए लोग आ रहे थे, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी के लोग आ रहे थे, नए नए बेटर क्वालिटी बेसिस पे लोग आ रहे थे, उनको पता था क्या करना है, मतलब रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं रही। हर एक को पता, मतलब हर एक के लिए अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश हुई, और हर एक को अपने लेवल पे सोचना, मतलब एक फ्रीडम मिल गई। तो उन सब चीज़ों की वजह से सर्विसेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, क्योंकि प्रॉफिट भी होने लग गए थे हमें, राइट। फिस्कल बर्डन, फिस्कल बर्डन गवर्नमेंट का कम होने लग गया, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी, अब ये कह लो कि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन वालों को बेच दिया, मींस प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया। उसकी वजह से जो इनकम उनको रिसीव हुई, उनसे उनका फिस्कल डेट भी कम हो गया। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट ओनरशिप की वजह से, मतलब प्राइवेट ओनरशिप करने की वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली हमारी इन्वेस्टमेंट में तो काफ़ी इंक्रीज हुआ ही हुआ है, लेकिन एफडीआई में भी काफ़ी इंक्रीज हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉरेन इंटरेक्शंस करने की कोशिश करी, और जिससे हमें एफडीआई में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, अब क्योंकि हम प्राइवेटाइजेशन एरिया को ओपन कर रहे हैं, तो उतना ही मोनोपोली का कंपटीशन, या उतना ही कहीं ना कहीं प्राइजेस लेवल पे कंपटीशन उतना ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। नेगेटिविटी, लेकिन वो अच्छा कंपटीशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्रो कर रहे हैं, कंपटीशन को बात कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अब नेगेटिव इफेक्ट क्या हमें नज़र आए, जॉब लॉस होने लग गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि डाउन साइजिंग हमें देखने को मिली, मतलब कुछ ऐसे एरिया भी थे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका था, तो कि स्मॉल स्केल सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद होने के कगार पे आ गई, राइट। प्रॉफिट ओवर द पब्लिक वेलफेयर, एक नुकसान ये हुआ कि पब्लिक वेलफेयर जो गवर्नमेंट करती थी अपनी इंडस्ट्रीज के बेसिस पे, अगर उनको बंद कर दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने की विचार में आ गई है गवर्नमेंट भी, तो जिसकी वजह से उनका पब्लिक वेलफेयर से ध्यान हट गया। तो ये हम मानते हैं कि पब्लिक वेलफेयर में काफ़ी नुकसान हो रहा है यहाँ पे। इनइक्वालिटी, ये तो चलो ऊपर वाली बात ही हो गई जो हमने ऊपर करी थी।
लैक ऑफ रेगुलेशन का मतलब है क्योंकि मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन आ गई है, हर एक को अपने अपने लेवल पे आता है कि वो मोनोपोली कमाए, क्योंकि मोनोपोली से उनको प्राइस सेटअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कंज्यूमर भी एक्सप्लॉइट होता रहेगा, तो ये नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब हम बात करने आए हैं ग्लोबलाइजेशन लेवल पे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब जब हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन का नाम दे देते हैं। क्या फ़ायदा हमें मिला, क्या पॉजिटिव एडवांटेज मिले? हमारी मार्केट एक्सपैंड होने लग गई, क्योंकि हमने अपने ट्रेड को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर दी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। कल्चर एक्सचेंज, अब देखो अपनी कंट्री के भी कल्चर उधर जाएंगे ना, तो उनके आ रहे हैं तो हम भी तो भेज रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ भी नज़र आई है कि ग्लोबल यूनिटी नज़र, मतलब ग्लोबल यूनिटी बढ़ेगी इसकी वजह से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अब ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री में अगर टेक्नोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है तो हम दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हैं, तो ये एक फ़ायदा भी बनता है हमारे लिए। ठीक है, हम उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमें ये मिल रही है कि हम उनकी टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करें तो हम अपनी कंट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, अब क्योंकि हम सब चीज़ें इनोवेटिव बना रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में मदद कर रहे हैं, गुड्स को प्रोड्यूस अच्छे से कर पा रहे हैं, इनकम लेवल को बेटर बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो रहा है पॉवर्टी कम होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की वजह से। नेगेटिव हमें क्या देखने को मिला? नेगेटिविटी होने की सबसे सबसे बड़ा कारण क्या था? कल्चरल होमोजेनिटीज। अब देखो वेस्टर्न कल्चर यहाँ अडॉप्ट होने लग गया, आपने देखा होगा बहुत सारा कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बहुत बड़ा नुकसान होने लग गया हमारे लिए। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं हमारे सामने जहाँ पे हमने देखा है कि जो फेवर्ड नेशन है वो अपना एडवांटेज सोचते हैं और जो अनफेवर्ड नेशन है उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो फेवर्ड और अनफेवर्ड नेशन की वजह से या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में रिलेशन ना बनने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। डिपेंडेंसी, मैंने अभी ऊपर ही छेड़ा ये पॉइंट, टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड हो गए हुए हैं, ये गलत बात है। एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्रीज अब यहाँ पे पैसा लगा रही हैं, तो हो सकता है वो इतना ज़्यादा किसी इंडस्ट्री में पैसा लगा दें कि उनका कंट्रोल ही बाहर चला जाए, तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज एक्सप्लोइट होने लग जाएंगे, राइट। एंड द लास्ट इज एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि बहुत कुछ अब बाहर से भी इम्पोर्ट हो रहा है, तो इम्पोर्ट होने की वजह से बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे कह लो या फिर हाईवे हम बना रहे हैं जो, उसकी वजह से ये जो एनवायरनमेंट को हमने कट करने की कोशिश की है, पेड़ों को कट कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज बनाकर, जो ये एयर पोल्यूशन या कह लो आजकल नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, ये क्या है, एनवायरनमेंट को हार्म ही तो कर रहा है। तो दैट इज़ द मेजर रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो दीज आर द ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल, जो एलपीजी के बेस पे हमने डिस्कस करे हैं। क्लियर? अब हम बात करने आए हैं कि इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर अगर करने की कोशिश करो तो इसमें क्या नज़र आएगा आपको? तो देखिए अगर हम इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करें तो ये दो मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती हैं, ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि चाइना थोड़ी बेटर है इंडिया से, चाइना का पॉवर्टी रेट भी काफ़ी कम है इंडिया से, लेकिन अब हम इसके लेवल पे अगर डिटेल में बात करें तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा डिफरेंस रख दिया साथ में, जिसमें आप अपने आप को कंपेयर भी करवा सकते हो और इनको अलग अलग पॉइंट्स में लिख भी सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बात करने आए इंडियन लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ लेवल पे, तो इंडिया की 2024 जीडीपी रेट $3.9 ट्रिलियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ है, लेकिन उधर चाइना के लेवल पे अगर बात करें तो वो बहुत ही आगे है। मतलब इंडिया की जो जीडीपी है ना आज $3.9 ट्रिलियंस है, लेकिन ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन उधर $19 ट्रिलियन है जीडीपी किसकी, हमारे चाइना, मतलब चाइना की, तो हमारी काफ़ी कम है उससे, राइट। तो ग्रोथ रेट भी आप देखोगे तो आपको लगा होगा शायद ग्रोथ रेट भी कम है, नहीं, अब ग्रोथ रेट हमारी कंट्री का ज़्यादा है चाइना से, ये सच में है। ये अभी 2024 के रेट से इसमें हमें पता चला है कि हमारी कंट्री ने ग्रो करना थोड़ा बेटर किया है, किससे, एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो ये भी एक एडवांटेज हमें मिला। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल आउटपुट के बेसिस पे, अब क्योंकि उनकी जीडीपी ज़्यादा है या उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ही होगा ना, फिर इसी वजह से 28% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हमारी सर्विस और आईटी सेक्टर में जाता है, ठीक है, हमारी कंट्री की जीडीपी का। लेकिन चाइना की कंट्री की जीडीपी में 40% जीडीपी का
उसके मैन्युफैक्चर या उसके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ पर्पस के लिए जाता है। ठीक है। ट्रेड बेसिस पे बात करें तो इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ट्रेड डेफिसिट होता है इनको बार बार, क्योंकि ये ज़्यादा इंपोर्ट, मतलब देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि ठीक है एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मंगवाते भी तो उतना ही है ना भाई, भेजते अगर हो लेकिन मंगवाते तो उससे ज़्यादा ही हो, तभी तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। लेकिन चाइना का ट्रेड सरप्लस रहता है, यानी बीओपी एडवर्स नहीं होता, तो ये एक उनको एडवांटेज मिलता है। इंडिया के सोशल डेवलपमेंट बेस पे बात करें तो पॉवर्टी रेट 15% है, जो कि काफ़ी थोड़ा कम होता नज़र आ रहा है। लेकिन उधर बात करोगे तो भाई साहब मैं पहले बता चुका हूँ, चाइना का तो उतना भी नहीं है पॉवर्टी रेट, वो तो काफ़ी कुछ कम हो चुका है, वो इतना, तभी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है, राइट। इंडियन लेवल पे बात करें लिटरेसी रेट 77% है। दूसरी तरफ चाइना तो भाई 100 से भी कम ही रह गया, बस थोड़ा सा परसेंटेज रह गया है। ठीक है। आगे देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिस पे भी हम इतना आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है एजुकेशन बेसिस पे कह लो या लिविंग स्टैंडर्ड बेसिस पे कह लो, हम काफ़ी स्लोली ग्रो कर रहे हैं, कर तो रहे हैं बट स्लोली एज कम्पेयर टू चाइना। क्योंकि चाइना हेल्थ हो या एजुकेशन हो या स्पेशली टेक्नोलॉजी हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉपुलेशन ट्रेंड पे बेसिस पे, वो भी हमसे आगे है। पॉपुलेशन ट्रेंड में भी बात करें वो भी हमसे आगे, लेकिन एक एडवांटेज हमें मिला हुआ है पॉपुलेशन में, क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड का, कि हमारे यहाँ पे वर्किंग एज पीपल ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ वर्किंग एज पीपल ज़्यादा हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वहाँ पे भी वर्किंग एज पीपल ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री को थोड़ा आगे रखा गया है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली बात एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें हम कोई ना कोई चीज़ को अभी लेकर आ रहे हैं दूसरी कंट्री से अडॉप्ट कर करके, जिसकी वजह से हम बढ़ रहे हैं, अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं। लेकिन चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, जो अपनी ही टेक्नोलॉजी को बनाकर अपने लेवल पे यूज़ करके बाकी कंट्रीज को बेच रही है अभी तक, राइट। दैट्स ऑल। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो हमारी कंट्री को चाइना की इकोनॉमी की कंट्री से अलग करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया, अच्छे शॉर्ट पॉइंट्स के अंदर अंदर क्लियर हो गया होगा बड़े आराम से। अब अगर हम बात करने आए हैं कि नेशनल इकोनॉमी बेसिस पे बात करते हैं कि क्यों डिफरेंसेस आते हैं, यानी नेशनल इकोनॉमी की बात करें, मतलब इन सिंपल टर्म नेशनल इकोनॉमी मतलब मेरा क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है। तो नेशनल इनकम में जो इंटर रीजनल वेरिएशंस आते हैं, क्या मतलब है इसका, सबसे पहले नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड। तो एक प्रॉपर पीरियड की बात करें, एक पूरे साल की बात करें, तो उसमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज पूरे कंट्री में बने हैं, उसके बारे में बात करना इज कंसीडर टू बी द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से मेनली हमारे पास इंटर रीजनल वेरिएशंस आते हैं या क्या मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले इसका कारण है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। जैसे आप कहोगे कि जो महाराष्ट्र या गुजरात की स्टेट्स है, उसमें ज़्यादातर बेनिफिट उनको ट्रेड बेसिस पे होता है, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ में है। लेकिन वहीं पे अगर बिहार एरियाज़ की बात करें तो वो लैंडलॉक स्टेट्स हैं, मतलब उनका कोई भी बॉर्डर नहीं लगता, उनको कहीं मतलब कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ की लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है कि उनके पास कोई ट्रेडिंग फैसिलिटी इतनी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनके पास कोई कोस्टल एरिया इतना नहीं है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तमिलनाडु और कर्नाटका की बात करें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है और इंडस्ट्रीज़ इसलिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ बनाई जाती हैं। बल्कि दूसरी तरफ उड़ीसा इन चीज़ों में काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर आप कहोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है और वो ज़्यादा मतलब नियर टू ओशंस हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो नहीं हो पाती इतनी, या इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे इनकम इसलिए नहीं बन पाती या नेशनल इनकम में वेरिएशंस इसलिए आ जाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता। इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशंस के ऊपर बात करें तो महाराष्ट्र जो कि मुंबई में है और गुजरात, ठीक है जी, उनको इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। लेकिन नॉर्थन ईस्ट सिटी में हम अगर बात करें तो वहीं पे इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहीं पे सेटअप हो पाएंगी जहाँ पे उनको प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पे वो प्रोडक्शन आराम से कर पाएंगे, सब चीज़ें उनको बहुत अच्छे से मिल रही होंगी, राइट। नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन। अब आप देखोगे दिल्ली की बात करो या कर्नाटका यानी बेंगलुरु की बात करो, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि रूरल एरिया दिखता ही नहीं है। बट दूसरी तरफ अगर आप चले जाओगे झारखंड वाले एरिया में, वहाँ पे सब रूरल ही दिखता है, अर्बन कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए वहाँ दोनों में इनकम वेरिएशंस तो आपको देखने को मिलेंगे।
एजुकेशन लेवल पे बात कर लो तो केरला केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, पर दूसरे इसलिए उनका इनकम लेवल भी काफ़ी हाई है। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे एजुकेशन इतने लेवल पे नहीं है, जो आपको शायद उत्तर उत्तर प्रदेश कह लो, बिहार, उतना लेवल नहीं है जितना केरला में आपको देखने को मिलेगा। असेस टू मार्केट, अब मार्केट मतलब आपके पास मार्केट कितनी करीब है। अगर आप हरियाणा पंजाब की बात करो तो उनके पास मार्केट बहुत आराम से मिलती है, तो आप वहाँ पे अगर अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको इनकम लेवल थोड़ा बेटर मिलेगा, क्योंकि आपकी मार्केट आपके पास है। आप हर चीज़ को सेल कर सकते हो। लाइक दिल्ली एनसीआर आपके पास है, तो आप उस चीज़ को जल्दी बेच सकते हो, क्योंकि दिल्ली एनसीआर आपका अर्बनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट को जल्दी से बेच सकते हो। पर वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें कहीं और सिटीज़ में जिनका मार्केट असेस इतना नहीं हो, वहाँ पे उनको इनकम में काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुँचा ही नहीं पाते। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब इसमें नंबर 1 पे आ जाता है। कई बार आप कह लो कि एग्रीकल्चर में पंजाब या हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड्स काफ़ी अच्छी हैं, इरिगेशन फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो एग्रीकल्चर के काम के बेसिस पे बात करें या इनकम के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा आगे निकल के आएगा। लेकिन वहीं पे राजस्थान में एग्रीकल्चर की बात करें तो स्ट्रगल काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। वहाँ पे एग्रीकल्चर का स्कोप आपको देखने को नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर इनकम वहाँ डाउन रहेगी, राइट? अब इनको कैसे कम किया जा सकता है? देयर इज़ मतलब क्या इनके पास कोई स्टेप्स हैं जिसकी वजह से इसको कम किया जा सकता है? येस सर, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर रहे हो ना आप, मतलब बैलेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लो। मतलब अगर हम कोशिश करें कि क्यों ना रोड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जिससे आना-जाना आसान हो जाए। रेलवे सिस्टम ज़्यादा बेटर बना दिया जाए जिसमें हर सिटी से कनेक्ट किया जा सके। डिजिटल कनेक्टिविटी कर दी जा सके जिससे एक-दूसरे से बात करना आसान हो जाए। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज़्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक तरफ से इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहे हो एक सेंट्रल लेवल के ऊपर, तो वो शायद अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो उससे कहीं ना कहीं एस जेड जो बैकवर्ड एरियाज में अगर आप बना दोगे तो उनको भी कोई ना कोई इंसेंटिव्स मिलते रहेंगे, सब्सिडीज मिलती रहेंगी जिनसे वो अपने लेवल को आगे लेके जा सकते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो कोशिश करिए कि हर एक क्वालिटी मतलब हर एक एजुकेशन फैसिलिटी या क्वालिटी एजुकेशन जो है या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो उन एरियाज में प्रोवाइड की जाए जहाँ पे इनकम रेट काफ़ी कम है, मींस जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट होती रहती हैं, राइट? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी कोशिश करो कि ज़्यादातर एरिया में जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ इरिगेशन को इम्प्रूव करिए, क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। टेक्नोलॉजी इतनी लेकर आई है एग्रीकल्चर के अंदर कि हर कोई उस चीज़ का इतना अच्छे से बेटर इस्तेमाल कर पाए कि अगर कोई उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड इतनी अच्छी नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि उस चीज़ को वो ओवरकम कर पाए, राइट? अर्बन रूरल लिंकेजेस, एज यू नो वेरी वेल, मैंने अभी बताया अर्बन से रूरल एरिया को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। सिटी और टाउन को एक दूसरे से कनेक्ट जितना आप करोगे उतना ही आसान होगा एक दूसरे के लिए इधर उधर आना और अपने ट्रेड को कर पाना, जिसकी वजह से उनका इनकम लेवल स्टेबल रहेगा। और अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाते हो हर उस एरिया में, हर उस डेवलपिंग एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि लोग नहीं निकल पाते हैं वहाँ से, उनको सिखाओ कुछ और उनको भी बढ़ाओ कुछ ताकि वो अपने एरिया के लिए कुछ डेवलपमेंट करें और उस एरिया के लोगों को भी अपने इनकम लेवल पे आगे बढ़ाएं, राइट? अब अगर हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट कर भी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, तो इनफॉर्मल सेक्टर इसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारी कंट्री के ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड की होने की बजाय अनऑर्गेनाइज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें इनकम कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल लगता है। यानी इनकम का डेटा ही नहीं मिल पाता तो हम कैसे बात करेंगे, राइट? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एज यू नो वेरी वेल, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की ना होने की वजह से या उनको फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आने की वजह से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है हमें, स्पेशली बाटर सिस्टम। अंडरग्राउंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मतलब क्या इसका, इलीगल एक्टिविटी। अब इलीगल एक्टिविटी की इकोनॉमी कई बार हमारे सामने नहीं आती जिससे हमारी नेशनल इनकम हमें अच्छे से पता चल पाती। डबल काउंटिंग, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनल गुड्स बनने से पहले टैक्स उनके ऊपर काफ़ी बार लग जाता है, जिसकी वजह से आप कहोगे डबल टैक्सेशन लगती रहती है और कई बार इनकम डबल कैलकुलेट हो जाती है, तो डबल एस्टिमेशन हो रही है वहाँ पे, वो भी गलत चीज़ है। रिलायबल डेटा हमें नहीं मिल पाता जिसकी वजह से सर्वे जो हम करते भी हैं अगर उससे डेटा अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो नेशनल इनकम भी गलत कैलकुलेट हो जाएगी। रीजनल डिस्पैरिटी तो चलो इसका कारण है ही, हमने अच्छे से पता कर लिया ऊपर। और कहीं ना कहीं आपको प्राइजेस फ्लक्चुएशंस के वजह से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक जगह पर अगर किसी चीज़ का रेट कोई और है तो दूसरी जगह पर कोई और है, जिसकी वजह से एक जगह की कैलकुलेशन में कोई और फ़र्क आता है, किसी जगह की और में आता है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन डिफरेंसेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं। डन।
अब जीडीपी और जीएनपी में एक छोटा सा डिफरेंस जल्दी से देख के जरूर चले जाइएगा कि अगर आप टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री बॉर्डर्स की बात करोगे तो वो जीडीपी है, और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द कंट्री रेजिडेंट इंक्लूडिंग अब्रॉड की अगर आप बात करोगे तो वो जीएनपी है। तो अगर अब्रॉड साथ में आ जाएगा तो जीएनपी है, अगर सिर्फ अपने कंट्री की बात करोगे तो जीडीपी है। मतलब सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करोगे तो जीडीपी है, नेशनल प्रोडक्शन को साथ में ले आओगे मींस एक्सटर्नल प्रोडक्शन को साथ में ले आओगे तो वो जीएनपी को भी उसमें जीएनपी भी आ जाएगी। और डोमेस्टिकली मतलब हम डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ में जीएनपी की बात करने लग जाएं तो इसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब इंडियन पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक फीचर्स की बात करें मींस इंडियन पॉपुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी आज के समय में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ 1.4 बिलियन पीपल। आज के समय में आप देखोगे कि चाइना के बाद हमारी इंडिया ही आता है। पॉपुलेशन जो है वो यंग की ज़्यादा है, मैंने अभी बता दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की फैसिलिटी हमें मिलती है। रूरल डोमिनेंस, लेकिन जितनी भी मिलती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे एरिया में आज भी 65% एरिया जो है वो रूरल है, अर्बन 35 ही रह गया है सिर्फ, राइट। डाइवर्स रिलीजन, हमने इतने रिलीजन बनाए हुए हैं, हिंदू अलग है, इस्लाम अलग, क्रिश्चियनिटी अलग या फिर अदर्स। तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन बिकॉज ऑफ दीज रिलीजन्स इज ऑल्सो हेयर। मतलब इंडिया पॉपुलेशन में आज आप अगर बात करोगे तो बहुत सारे कैटेगरीज आपको डिवाइडेशन करके मिलने लग जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब लैंग्वेजेस भी बहुत बोली जाती है इंडिया के अंदर। टोटल 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसमें से हिंदी एक है और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा स्पोकन की बोलने वाली एक लैंग्वेज बन चुकी है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर लोगे तो वहाँ पे आप कहोगे कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, लेकिन अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो वहाँ पे लोग ज़्यादा है ही नहीं। लिटरेसी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट हमने इम्प्रूव तो कर लिया है, लेकिन फिर भी जेंडर डिस्पैरिटीज हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, आजकल 70 साल से ज़्यादा किसी की उम्र हमें नज़र नहीं आती, तो ये भी एक इंडियन पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक फीचर नज़र आता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे जो ओवर पॉपुलेशन, देखो क्या इंडिया की पॉपुलेशन ओवर है? यस, ऑब्वियसली। तो उसके ओवर पॉपुलेशन होने के क्या कारण, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी ज़्यादा, पॉवर्टी हो जाएगी ज़्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ जाएगा, हेल्थ केयर के चैलेंजेस आने लग जाएंगे, एजुकेशनल बर्डन लग जाएगा, मतलब किसी के पास फाइनेंस प्रॉब्लम आएगी तो एजुकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, फूड स्कारसिटी हो जाएगी, लैंड की प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ जाएगा। ऑल दीज आर द मेजर और सिंपल रीजंस जो आप सभी को शायद मुझे पता होने चाहिए, राइट। चलिए, अब अगर हम बात करने आते हैं व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड किसको कहेंगे। देखिए, इट मीन्स द इकोनॉमिक बेनिफिट that arise when the country has larger proportion of its population in the working age group leading to increased productivity and growth potential। जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन में यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, एज मतलब जब किसी कंट्री की इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है ना, इंडिपेंडेंट मतलब जो वर्किंग पीपल्स होते हैं, और डिपेंडेंट मतलब जैसे चिल्ड्रन और जैसे 60 ईयर्स के बाद वाले जो हमारे ओल्ड पीपल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो उन मतलब अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में इंडिपेंडेंट पीपल ज़्यादा हैं, वर्किंग वर्किंग पीपल ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिपेंडेंट पीपल, देन ऑटोमेटिकली हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में आ जाएंगे। तो हम क्या कर हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की फैसिलिटी हमें मिल पा रही है। अब क्यों ये इंडियन पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है, मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया, क्योंकि इसमें वर्किंग पीपल ज़्यादा हैं, उससे हमें फ़ायदे बहुत मिलते हैं। क्या फ़ायदे मिलते हैं? सबसे पहले कारण क्या है, यंग वर्कफोर्स, क्योंकि हमारी वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा यंगर है जिसकी वजह से। अब इसके बाद देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और स्पेशली वर्किंग एज की पॉपुलेशन बढ़ती है तो जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। लेबर बेशक हम लेबर इंटेंसिव हैं, बट ऑन्टरप्रेन्योरशिप की कैपेबिलिटी हमारे में उतना ही बढ़ जाती है काम करने की। ग्लोबल टैलेंट हब, आप ये कह सकते हो कि जो इंडिया के पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर अगर वर्किंग एज की बात की जाए तो उतने ही प्रोफेशनल्स हमारे सामने आते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर्स में और हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वर्किंग एज में ज़्यादातर आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं हमें आज के समय में। मार्केट पोटेंशियल, अब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना कस्टमर बेस भी ज़्यादा होगा, उतनी डिमांड भी ज़्यादा होगी और उतनी
हमारी कंट्री की कह लो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी। इनोवेशन, क्योंकि वर्किंग एज ज़्यादा होती है, मतलब वर्किंग एज पीपल हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं, तो उनके अंदर एक क्या होती है, स्किल्स होती हैं क्या करने की, कुछ नया करने की, कुछ प्रॉब्लम्स को नए तरीके से सॉल्व करने की, तो इनोवेशंस भी बढ़ती हैं और टेक्नोलॉजी नई नई अडॉप्ट की जाती है। ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, मतलब इन सिंपल टर्म इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, मतलब अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं, मतलब कह लो ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये आता है, एक अगर मैं इसको सिंपल टर्म में कहूँ, एक ह्यूमन को कैपिटल की तरह यूज़ कर लिया जा रहा है। मतलब आप देखोगे कि आज एक वर्कर लगा हुआ है ना, तो वर्कर हमारे लिए एज अ कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल की तरह, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी ह्यूमन कैपिटल की तरह वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो कंट्री की इकोनॉमी जो चल रही है ना, वो ह्यूमन की वजह से ही चल रही है, एक पीपल की वजह से ही चल रही है, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के समय में ह्यूमन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसी से हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, क्योंकि अगर चाहे ह्यूमन की बात करो, तो ह्यूमन भी अगर किसी प्रोफेशनल स्किल्स में आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पे काफ़ी जोर देना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी हमें कह लो कि एक स्कोप देखने को भी मिलता है कि आगे हमारी इकॉनमी भी बढ़ती है, फिर मतलब इकॉनमी में ग्रोथ भी बढ़ती है इसी वजह से। डिपेंडेंसी रेशो कम हो जाती है, मैंने अभी बोला अगर हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं डिपेंडेंसी से, तो डिपेंडेंट रेशो ऑटोमेटिकली कम देखने को मिलेगी। मतलब अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा हो रहा है ना, तो उससे डिपेंडेंसी रेशो काफ़ी कम नज़र आएगी, जिससे हमारी कंट्री में कह लो डेवलपमेंट स्टेज जो है वो इंक्रीज होती हमें नज़र आएगी। राइट, तो दीज आर द मेजर रीज़न जिसकी वजह से हमारी कंट्री को डेमोग्राफिक डिविडेंड में आगे रखा गया है, और इंडियन पॉपुलेशन को डिविडेंड और एसेट बोला जाता है। अब हम यूनिट 2 पे आते हैं, जहां हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग से स्टार्टिंग होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यू नो वेरी वेल दैट इज़ अ डेलिब्रेट एक्शन और ऑर्गेनाइज एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट, जो उन्होंने अपने रिसोर्स कंट्री के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए लेकर आए थे, या कंट्री के रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट करने के लिए उन्होंने लिया, मतलब ये जो एफर्ट करने शुरू किए थे। और इसके अलावा इसमें क्या-क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की गई, या क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए कोशिश, मतलब क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग की जा रही थी? क्योंकि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करनी थी उन्होंने। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में सोचा उन्होंने। इकोनॉमी ग्रो हो जाए इसके लिए तो चलो उन्होंने उनके माइंड में था ही ये चीज़। पॉवर्टी कम करना, ऑल आर द बेसिक पॉइंट ऑफ द इकोनॉमी, मैं अगर बात करूँ तो। आई होप सो जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, कि एक इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो जब भी एक एक चीज़ ओपन की जा रही है इंडियन इकोनॉमी में, तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो ज़्यादातर पूरी इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड होते हैं। राइट? अब प्लानिंग कमीशन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करो और नीति आयोग की बात करिए, तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिला? देखो, प्लानिंग कमीशन जो था ये हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होती थी, मतलब जिसमें 5 ईयर प्लान्स को लेकर आया गया, जो 1950 में शुरू की गई। और दूसरी तरफ नीति आयोग 2014 में इसका सेटअप हुआ, पर 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। प्लानिंग कमीशन एक सिंगल पावर होती थी, जिसमें सारे रिसोर्सेज सिंगल पावर के हाथ में होते थे, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है। लेकिन नीति आयोग में एक पॉलिसी ऐसी बनाई गई जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन पावर रखी गई, और पॉलिसी थिंक टैंक आया। पॉलिसी थिंक टैंक मीन्स बहुत सी कमेटी, मतलब एक कमेटी बनाकर डिसेंट्रलाइज पावर बनाकर अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा था। प्लानिंग कमीशन का जो स्ट्रक्चर है, उनको प्राइम मिनिस्टर लीड करते थे अपने कुछ मेंबर्स के साथ, जबकि नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन उसके साथ एक सीईओ रखा गया और बहुत सारे एक्सपर्ट मेंबर्स को रखा गया। ठीक है जी, ताकि उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की जा सके पावर्स की, और कंट्रोल को और इंक्रीज किया जा सके। प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड अंडर 5 ईयर प्लान्स, यू नो वेरी वेल। लेकिन नीति आयोग में ऐसे 5 ईयर प्लान्स नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ हर साल के प्लान के साथ साथ आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करनी है कंट्री में, इनोवेशन कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है कंट्री में, या कॉर्पोरेट फेडरलिज्म को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। प्लानिंग कमीशन एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसमें टॉप से नीचे तक यानी अबव से यानी ऑर्डर आते हैं और आपको बताए जाते हैं। लेकिन जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच है, मीन्स लोगों के फीडबैक को लेकर, उनकी बातों को सुनकर, उनके विचारों को सुनकर उनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया और डिफरेंस भी क्लियर हो गया दोनों के अंदर। इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या फ़ायदे आपको नज़र आए? इकोनॉमिक प्लानिंग करने से इंडस्ट्री ग्रो होने लग गई,
काफ़ी हद तक स्टील और मशीनरी में आपको फ़ायदा देखने को मिला, स्पेशली पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे, उनको इस्टेब्लिश किया गया इन द एरिया ऑफ स्टील एंड मैन्युफैक्चर। एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस होने लग गई इन 5 ईयर प्लान की वजह से, क्योंकि 5 ईयर प्लान का मेजर फोकस ही किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर के ऊपर। और आपने 1966 या 7 के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपने देखी है, जो फूड फूड की प्रोडक्शन के लिए हुई है स्पेशली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि कहीं न कहीं आजकल ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी एक्सपेंड हुए हैं, पावर जनरेशन फैसिलिटी भी हमें काफ़ी मिली है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पॉवर्टी रिडक्शन की अगर हम बात करें तो मगनरेगा MGNEREGA ऐसे प्रोग्राम्स जो थे ये चलाए गए थे पॉवर्टी को कम करने के लिए, ताकि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको थोड़ा अबव किया जा सके और पॉवर्टी लेवल से लोगों को थोड़ा बेटर बनाया जा सके। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कोशिश की जाने लगी कि मेक इन इंडिया जैसे कंसेप्ट को लेकर आकर कहीं ना कहीं इंपोर्ट को सब्सिट्यूट किया जा सके और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की जा सके। क्या फेलियर हमें नज़र आए? क्योंकि हम इतना कुछ कर रहे थे पर फिर भी इनकम अच्छे से डिवाइड नहीं हो पा रही थी, इसका एक कारण हमें नज़र आ रहा था। स्लो इम्प्लीमेंटेशन मतलब लोगों को कहा तो जा रहा था कि आपने ऐसा करना है, पर मतलब कैसे कर पाना है या उसकी ग्रोथ कैसे हो पाएगी, रिसोर्सेज एफिशिएंट नहीं मिल पाते थे इस चीज़ के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम रहती थी। पब्लिक सेक्टर पे ओवर इन्फोसिस होता था। ओवर इन्फोसिस मीन ज़्यादातर ध्यान पब्लिक सेक्टर पे रहता था 1991 तक, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आई है, तो उससे पहले तक कहीं ना कहीं हमारे लिए फोकस पब्लिक सेक्टर ज़्यादा रखते थे। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होती रहती थी, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ कि हमने ग्रोथ बढ़ाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, हमने इंडस्ट्री सेक्टर को ऊपर ऊपर करने की कोशिश करी, बट स्टिल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही थी कि लोगों को जॉब अगर हम दे भी रहे थे ना, तो पीछे लोग और ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से हर लोगों को जॉब दे पाना मुश्किल हो रहा था। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बैकबोन क्या है हमारी कंट्री की, वो एग्रीकल्चर हुआ करती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस की वजह से बाकी एरियाज़ के ऊपर काफ़ी इफेक्ट होना नज़र आ रहा था। तो ये भी एक फेलियर रहा इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमें क्या दिक्कत आई। तो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आप ट्रेड इंडिया के बाहर कर रहे हो, राइट? तो क्या प्रॉब्लम्स आई उसके अंदर? ट्रेड डेफिसिट। हम इंडिया के बाहर तक तो पहुंच गए भाई साहब, लेकिन जब हम उनके साथ डील करते नजर आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट इतना ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना कम कर रहे हैं, जिससे बीओपी की एडवर्स सिचुएशन आ रही है, जिसमें हमारी कंट्री डेफिसिट में जा रही है। डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी गुड, ज़्यादातर इंपोर्ट की, देखो हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो मतलब चीज़ें हैं ना, वो प्राइमरी गुड्स पे डिपेंड हो रही हैं। मतलब एक्सपोर्ट आर कंसंट्रेटेड इन लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लाइक टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर कमोडिटी। अगर हम कर भी रहे हैं ना हमारी एक्सपोर्ट, तो हम उन चीज़ों की कर रहे हैं जिनका ज़्यादा बाहर इतना स्कोप नहीं है, और हम इंपोर्ट वो चीज़ें कर रहे हैं जो शायद हमें करनी चाहिए बाहर एक्सपोर्ट, राइट? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होता तो हम ना एक्सपोर्ट कर रहे होते। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर मतलब अगर हम किसी कंट्री में जा भी रहे हैं ना एक्सपोर्ट करने के लिए, तो हमारे वहाँ के टैक्स, मतलब हमारी कंट्री के ऊपर टैक्स ही इतने लग जाते हैं हमारे सामान के ऊपर कि हम एक्सपोर्ट करने का सोचते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, हाई टैक्सेस एक ऐसे बैरियर्स है जिसकी वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड करने से पहले सोचती है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इन एडवांसमेंट। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इतनी बढ़ रही है, जापान हमारे से इतना आगे है, चाइना हमारे से इतना आगे है, हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, और फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या नया आ गया। लेकिन स्टिल इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ कोई एडवांसमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से कंपटीशन हम ग्लोबल मार्केट में कभी नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद ग्लोबल मार्केट फ्लक्चुएशंस, आपने नोटिस नहीं किया बट बहुत सारे प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती है, स्पेशली क्रूड ऑयल की बात कर लो या बहुत सारे और कमोडिटीज़ की बात कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें प्राइजेस फ्लक्चुएशंस आती हैं जो यहाँ पे आपको लगेगा कि शायद सस्ती हैं, पर ग्लोबल मार्केट में उतना ही हमें बेचने के लिए उसको खर्चा ज़्यादा, मतलब उतना ही एक्सपेंस ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम हमारे लिए रहती है। अब प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कैसे कम किया जाए? तो कम करने के लिए हमें हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स करने पड़ेंगे। मतलब ऐसे सेक्टर्स को कहना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए जो अभी इंपोर्ट कर रहे हैं भाई। आईटी बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, फार्मास्यूटिकल्स को बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को कहें कि आप यहाँ पे कुछ बनाओ और बाहर भेजो, तभी सही होगा कुछ, राइट? इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तभी तो वो चीज़ें बनाई जाएंगी ना, तभी तो बाहर एक्सपोर्ट होगा। थर्ड, पॉलिसी रिफॉर्म।
चाहिए ऐसा गवर्नमेंट को कि इंपोर्ट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश किया जाए, तभी तो ये काम होगा ना। इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्टर्स, ये कब होगा, कैसे पॉसिबल होगा? जब हम अपने एक्सपोर्ट्स को जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्यों बाहर नहीं भेज पाते सामान, या क्यों बिजनेसमैन बाहर नहीं भेजना चाहते? क्योंकि उनको लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई इंसेंटिव या सब्सिडी ओपन करो, जिनसे वो बाहर लालच के बेसिस पे ही सही पर कंट्री को मतलब सामान को भेजें, जिससे कंट्री को भी थोड़ा फ़ायदा हो। करेंसी स्टेबलाइजेशन, आपने देखा होगा आज के समय में ₹1 की कीमत 84 मतलब सॉरी $1 की कीमत 84 रुपीज़ के बराबर है, यूएस डॉलर की, राइट? तो ये करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है ना, एक दिन कभी स्टेबल देखा है आपने? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं वो स्टेबलाइजेशन ना होने की वजह से भी हमें प्राइजेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, और अभी हम स्टेबल हो भी नहीं पाते, दोबारा चेंज हो जाता है प्राइस। तो उसको स्टेबल अगर आप कर पाते हो, जिसको हम डीवैल्यूएशन कहते हैं, तो डीवैल्यूएशन करो करेंसी की। गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव मतलब अपने लेवल पे उस चीज़ को सही करने की अगर कोशिश करेगी तो शायद कुछ अच्छा हो पाएगा। ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट्स में जुड़ो। इंडिया को कहा जाता है कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट करो साथ साथ, जिनसे आपके ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो कम हो जाएं, टैरिफ बैरियर्स कम लगें, जिसकी वजह से आप एक्सपोर्ट में ज़्यादा रोल प्ले कर पाओ। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सकते हो और अपने बैरियर्स को कम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आजकल टैक्स रिफॉर्म्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं हमें। देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, यानी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में इंडिया के क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है। मतलब आज जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है 2017 में, आपको पता है सभी को, जो बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस को जोड़कर, वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, उसको जोड़कर एक टैक्स बनाया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को काफ़ी कम करने की कोशिश की गई है, 22% से 15% लेके जाया गया है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जा सके। डिजिटलाइजेशन सिस्टम्स आ चुके हैं आजकल हर चीज़ की। आजकल ई फाइलिंग हो रही है, मतलब ई फाइलिंग, ई असेसमेंट, फेसलेस असेसमेंट, सब कुछ ई बेसिस पे यानी इलेक्ट्रॉनिकल बेसिस पे डन हो पा रहा है। टीडीएस, टीडीएस की पेमेंट भी या टीडीएस की कलेक्शन को भी इफेक्टिव बनाने के लिए आजकल ई टीडीएस सिस्टम भी आ चुका है। कैश ट्रांजैक्शंस को डीमोनेटाइज किया गया, ये आप सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा एक इन्होंने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2020 में ओपन करी, जिसमें इन्होंने एक कह लो कि रेजोल्यूशन ओपन किया टैक्स डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए और लिटिगेशन सिस्टम्स को कम करने के लिए, ठीक है जी। आपने देखा है 2020 में इन्होंने एक कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट सिस्टम भी ओपन कर दिए। बेशक आज उसको डिफ़ॉल्ट रिजीम माना जाता है ना, आज इनकम टैक्स आपने पढ़ा, तो जो डिफ़ॉल्ट रिजीम आई है, न्यू रिजीम, वो आज न्यू रिजीम है, पर इम्प्लीमेंट तो 2020 से हो गई थी ना। बेशक हम ओल्ड रिजीम में काम कर रहे थे, बट बेशक न्यू रिजीम जो थी वो 2020 में भी तो आई गई थी। उस समय वो डिफ़ॉल्ट नहीं थी, वो बात अलग है, लेकिन आ तो गई थी ना, तो वो रिफ़ॉर्म तो वहीं का है, ठीक है। और टैक्सेशन बेस यानी पैन से लिंक्ड आपको करने के लिए बोला गया, हर चीज़ को पैन मैंडेटरी कर दिया गया, जिसकी वजह से आपकी पहचान की जा सके, आपको हर चीज़ में जाना जा सके, इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। अब इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या डिफेक्ट नज़र आते हैं और उसका क्या सोल्यूशन हमें नज़र आता है। तो देखो, इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई, या फिर टैक्स मतलब कह लो टैक्स सिस्टम जो है, मतलब सिंप्लीफाई, मतलब आप ये कह सकते हो कि जीएसटी को जैसे सिंप्लीफाई किया गया, मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आज का कॉम्प्लेक्स अभी भी है। मतलब आप देखोगे ना, जीएसटी तो ठीक ले लिया आपने, पर जीएसटी भी इतना कॉम्प्लेक्स हुआ पड़ा है अभी भी, जिसको अच्छे से समझा नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसा सिस्टम लेके आओ जिससे ये इन इन चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके। आजकल टैक्स इवेजन भी हो रहा है, मतलब टैक्स को ना देने की कोशिश की जा रही है गलत गलत तरीके से, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि टैक्स इवेजन एक प्रॉब्लम है। तो टैक्स इवेजन की वजह से आपको काफ़ी अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आपको लूप होल्स को ढूंढकर उनको ठीक करना पड़ेगा, और बहुत सारी डेटा एनालिटिक टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन देखो, अब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की बात करें तो वो रिग्रेसिव है, जबकि होना क्या चाहिए, प्रोग्रेसिव नेचर होना चाहिए, राइट। इसके बाद लो टैक्स बेस का मतलब है कि हमारा टैक्स बेस काफ़ी कम है आज के समय में। मतलब कह लो कि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, बहुत कम लोग। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग देते होंगे, बट इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसका सिर्फ 1 या 2% जो लोग हैं वो आज इनकम टैक्स फाइल करते हैं मीन्स टैक्स पे करते हैं सरकार को।
लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए इस चीज़ की, पॉलिसीज़ की, कि ध्यान रखना चाहिए कि कौन, मतलब एक कह लो कि ध्यान रखना चाहिए, कोई लोग, मतलब कई लोग जानबूझ के टैक्स नहीं देते हैं, या कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट्स आपको करनी चाहिए जिसके बेसिस पे लोगों के अंदर ये डर बैठे कि अगर उन्होंने ये चीज़ ना करी तो क्या हो सकता है, राइट। इसके अलावा डिपेंडेंस इनडायरेक्ट टैक्सेस, आजकल ना हम ज़्यादातर, या जो सिस्टम है हमारा ज़्यादातर वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा बेस्ड है, ना कि डायरेक्ट टैक्सेस पे। हमें चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस में लोग ज़्यादा हों, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सरकार को टैक्स पे कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा सरकार के लिए रेवेन्यू होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में जितनी इनकम होती है वो सरकार को नहीं मिल पाती, बहुत सारे इनडायरेक्ट वेज होते हैं जिनकी वजह से लूपहोल आ जाते हैं। इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बेशक हम फेसलेस असेसमेंट मतलब इन सिंपल टर्म, बेशक हम आज के समय में आ चुके हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ तो चुके हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें नई तो लेकर आ चुके हैं, पर उसको संभाल नहीं पा रहे हैं अच्छे से, मीन्स उस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो इसके लिए हमें फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर आना पड़ेगा, यानी आजकल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लोगों को आसान बनाना पड़ेगा उन चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि वो इन चीज़ों को समझें और आगे लेकर आएँ, मतलब टैक्सेशन सिस्टम में अपना साथ दें, ठीक है। तो इसके अलावा लैक ऑफ टैक्स लिटरेसी, कोशिश करो कि लोगों के अंदर टैक्स अवेयरनेस को बढ़ाओ, क्योंकि टैक्स लिटरेसी आज एक प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है इतनी। कुछ लोग पढ़ते हैं तो कह देते हैं ओके जी ओके पता चल गया, लेकिन पता उनको फिर भी नहीं चलता। कोशिश करो कि टैक्सेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर एक पर्सन को पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अब देखिए, अगर हम बीओपी की बात करते हैं तो बीओपी क्या है, मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना कि उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ करी हैं, मतलब जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करी हैं उन सब का एक रिकॉर्ड रखना, इट इज़ कम अंडर बीओपी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बीओपी जो है वो एक तरीके से गुड्स की डीलिंग जो आप कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, कैपिटल ट्रांसफर्स जो आप कर रहे हो, या फाइनेंशियल फ्लो जो हो रहा है कंट्रीज़ के बीच में, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। अगर बीओपी इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है तो बीओटी क्या है सर, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसी वजह से डिफरेंस है कि जो बीओपी है वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका नैरो स्कोप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ डीलिंग की जाती है, सर्विसेज इसमें नहीं आती। और इसी वजह से जो बीओटी है उसमें सिर्फ करंट और सॉरी उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब जो बीओटी है वो बीओपी का पार्ट है और बीओपी में बीओटी आता है, राइट। अब हमने यहाँ पे बात करी करंट और कैपिटल के बारे में। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ना एक्चुअली में बीओपी के मेन पार्ट माने जाते हैं। अब ये होते क्या है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जनरली, करंट अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट जिसमें हम कंट्री के गुड्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कैपिटल अकाउंट का मतलब है जब हम कंट्री की उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम कंट्री के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में या उनके लोन के बारे में उनको बता रहे हैं। करंट अकाउंट्स में हम जनरली वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं जो कंट्री के नेट एक्सपोर्ट्स और इनकम को अफेक्ट करती हैं। और कैपिटल अकाउंट में जनरली वो सारी चीज़ें आती हैं जो कंट्री के कैपिटल फ्लोज और इन्वेस्टमेंट लेवल को अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात करने आए हैं, एक छोटा सा टॉपिक ऊपर रह गया, टाइप्स ऑफ बीओपी क्या है। तो जनरली देयर आर 3 टाइप्स, फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस बीओपी। अगर हम फेवरेबल बीओपी की बात करें तो इसका मतलब है आपके कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट कम है, क्योंकि पैसा जब आप बाहर बेचोगे तभी तो बाहर से पैसा आएगा ना, मंगवाओगे तो उल्टा देना पड़ेगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा है तो फेवरेबल बीओपी है, इम्पोर्ट अगर ज़्यादा है तो अनफेवरेबल बीओपी है, और दोनों अगर बराबर हैं तो वो बैलेंस्ड बीओपी माना जाता है। और अगर कंट्री के आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो से तो उसको एडवर्स बीओपी का नाम बोला जाता है, यानी उसको फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। और अब ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये क्यों होता है और इसके सोल्यूशन क्या है, देखो मैंने एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देनी है। देखो, हाई इम्पोर्ट ओवर द एक्सपोर्ट ये मेजर रीजन है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करवाओगे एक्सपोर्ट कम करोगे तो इसी वजह से ही तो प्रॉब्लम आ रही होगी ना। तो इसके लिए क्या करो, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ा दो और अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कम कर दो। नंबर 1, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इज रीज़न नंबर 2, कि रिसेशन हो जाए या इनस्टेबिलिटी अगर आ जाए ना किसके अंदर,
हमारे ट्रेडिंग पार्टनर यानी जिनके साथ हम डील कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट करते समय कहीं पे वहाँ पे रिसेशन आ जाए या इनस्टेबिलिटी आ जाए हम दोनों मतलब ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में, ट्रेडिंग कंट्रीज़ के बीच में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एडवर्स बीओपी फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए सोल्यूशन क्या है, अपने एक्सपोर्ट को एक कंट्री तक ना रखो, उसको डाइवर्सिफाई करो और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इससे आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। मतलब इन सिंपल टर्म कोशिश करो कि एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करो। ठीक है जी। करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है ना जब, तो वीक करेंसी क्या करती है, आपकी कंट्री की मतलब इंपोर्ट कॉस्ट को बढ़ा देती है और जिससे आपको ट्रेड डेफिसिट फेस करना पड़ता है। इसलिए डीवैल्यूएशन कर कर मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि करेंसी को स्टेबल किया जा सके मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से, डीवैल्यूएशन की हेल्प से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है बड़े आराम से। तो उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस चीज़ में लीड करे और बीओपी को एडवर्स होने से बचाए। नेक्स्ट रीजन आता है एक्सेसिव फॉरेन बोरविंग। जितना ज़्यादा आप बाहर से उधार लोगे, जितना एक्सटर्नल डेट लोगे, उतना ही ज़्यादा बीओपी आपको फेस करना पड़ेगा एडवर्स बेसिस पे। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी फॉरेन बोरविंग को कम करो और डोमेस्टिक सेविंग्स को बढ़ाओ। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब आप डोमेस्टिकली अपनी कैपिटल मार्केट्स को डेवलप करोगे ना, तो एक्सटर्नल बोरविंग्स में आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कैपिटल इंडिया की कैपिटल मार्केट आपको खुद कोई अगर लोन दे सकती है, तो बाहर पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी आपकी एफडीआई आपको इतनी नहीं मिलती हैं, इनसफिशिएंट एफडीआईज हैं, जिसकी वजह से यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हो पाती, जिसका मेन कारण भी बीओपी एडवर्स होना लिखा होता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करो, जिससे बाहर के फॉरेन पीपल भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें और कंट्री में एफडीआईज ओपन हो सके। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक डेट। अब ये पब्लिक डेट क्या है? देखिए, पब्लिक डेट का मतलब है कि इट रेफर्स टू द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस और अदर सोर्सेज आर इनसफिशिएंट। जब कंट्री की गवर्नमेंट के पास उनके पास जो टैक्सेस आ रहे हैं, उन टैक्सेस के जो जरिए जो उनको रेवेन्यू मिलता है या बाकी का जो रेवेन्यू उनको मिलता है, अगर वो रेवेन्यू उनका इतना इनसफिशिएंट नहीं है जो उनकी मदद कर सके कंट्री में जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करने से रिगार्डिंग, यानी अगर गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री की है वो बाहर से यानी कहीं से पैसा डेट पे ले रही है, उधार पे ले रही है, बोरो कर रही है, इसीलिए कि उनके पास इनसफिशिएंट रेवेन्यू नहीं है और पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है उन लोगों उस गवर्नमेंट को, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या है, पब्लिक डेट, क्योंकि वहाँ पे बोरो किया जा रहा है ना पैसा, तो उधार तो आ गया आपके ऊपर। अब दो तरह का डेट हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर गवर्नमेंट अपने ही डोमेस्टिक किसी कैपिटल मार्केट से लोन लेती है तो वो हमारा डोमेस्टिक यानी इंटरनल डेट है, और अगर कंट्री के बाहर से किसी दूसरी कंट्री से लोन लेती है तो वो फॉरेन डेट है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर सपोज आप कमर्शियल बैंक से ले रहे हो या एफआई या कैपिटल मार्केट से ले रहे हो, वो इंटरनल डेट है। अगर आप इंटरनेशनल बॉन्ड्स के जरिए ले रहे हो तो वो हमारा क्या माना जाएगा, एक्सटर्नल डेट माना जाएगा। और क्या फ़ायदे हैं इसके, क्यों करना है पब्लिक डेट या क्यों लेना होता है पब्लिक डेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने अपने अगर रेवेन्यू सफिशिएंट नहीं है तो अपने डेफिसिट को कवर करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो कई बार गवर्नमेंट इसलिए भी ले लेती है पैसा। कई बार इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए उनको होता है कि यार कहीं ना कहीं से तो पैसा अगर अरेंज हो जाएगा तो स्टेबलाइज इकोनॉमी के बाद उनको वापस करना पैसा आसान हो जाएगा, तो ले लेते हैं वो। जॉब को जनरेट करने के लिए या फंड प्रोग्राम्स चलाने के लिए, मतलब जॉब प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स को चलाने के लिए भी एक्स्ट्रा मनी कई बार ले लेती है सरकार। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इसके बारे में। और फाइनेंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी नीड, जब लगता है सरकार को कि हमारे डिफेंस में कोई कमी है तो उसकी सिक्योरिटी को कम ना होने दिया जा सके, इसलिए भी सरकार कई बार पब्लिक डेट लेती है। ठीक है जी। अब क्या एक्सटेंट है पब्लिक डेट का, मतलब क्या आपको ट्रेंड देखने को मिला, तो देखिए पब्लिक डेट हमारी कंट्री की जीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 85% से भी ज़्यादा रिसेंट ईयर में पब्लिक डेट हमारी जीडीपी का हिस्सा बनता है। इसके अलावा इंटरनल डेट की अगर बात करें तो अराउंड 90% ऑफ द इंडियाज पब्लिक डेट इज इंटरनल। ज़्यादातर जो इंडिया में डेट लिया जाता है वो इंटरनल बेसिस पे लिया जाता है, यानी डोमेस्टिक सोर्सेज से लिया जाता है। एक्सटर्नल डेट सिर्फ 10% है, ऑब्वियस ही बात होगा, ठीक है जी, जो कि बायलेटरल लोन से ही लिया जाता है। और अगर हम बात करें
आफ्टर पैनाडेमिक यानी 2020 से लेकर 2020 तक 2024 तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा डेट लिया है, स्पेशली गवर्नमेंट ने वेलफेयर पर्पस के लिए और कैपिटल के एक्सपेंडिचर्स के लिए। या फिर आप ये कह लो कि ज़्यादातर हम गवर्नमेंट जो कह लो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे बेस्ड हो चुके हैं, ट्रेडिशनल लोन्स की बजाय ज़्यादातर पब्लिक डेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है, लोन के बेसिस पे बात नहीं की जा रही। या फिर आप ये कह लो कि कोशिश की जा रही है कि एक लिमिट सेट कर दी जाए एक्सटर्नल डेट की, जिससे ज़्यादा हम एक्सटर्नल डेट के बोरो ना बन पाएँ, यानी हमारे ऊपर प्रेशर ना ज़्यादा हो पाए। ठीक है, डेट मैनेजमेंट भी आजकल इसमें आता है। मीन्स टू से दैट कोशिश की जाती है कि अगर डेट ले भी रही है सरकार तो उसको मैनेज कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि इसका जो इसका रोल ओवर रिस्क है वो कम से कम हो सके सरकार को और ज़्यादा मुश्किलें ना आई। ठीक है जी। अब कुछ ना डेट को रिडीम करने के आपके पास मेथड्स होते हैं, उनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है डेट रेपुडिएशन। इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर दे डेट पे करने को, कि नहीं करना, ऐसा होता है। इसका क्या फ़ायदा मिलता है? एक पल के लिए आपके ऊपर प्रेशर हट जाता है, क्रेडिटेबिलिटी डैमेज हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, क्रेडिटेबिलिटी डैमेज हो जाएगी क्योंकि आपने विश्वास तोड़ा इस चीज़ का कि गवर्नमेंट ने कहा था हम दे देंगे बट नहीं दे रही है। होता है, अब गवर्नमेंट है हमारी, कुछ कह नहीं सकते। दूसरा आता है रिफंडिंग। रिफंडिंग का मतलब है कि जब एक सरकार ने अपने ओल्ड डेट को पूरा करने के लिए कोई नया डेट ले लिया, मतलब ओल्ड डेट की रिप्लेसमेंट में नया डेट ले लिया है कुछ लंबे मेच्योरिटी पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो डेट होता है, यानी वहाँ पे जो डेट को मतलब जो पुराने डेट को ख़त्म करने का जो एक सिस्टम था उसको हम डेट रिफंडिंग का नाम दे देते हैं। और ये टेम्पररी रिलीफ होता है थोड़ा सा इसीलिए कि ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सके और हम बेटर जजमेंट कर सकें। कन्वर्जन ऑफ डेट का मतलब होता है जब कंट्री की सरकार अपने डेट को चेंज कर देती है, इस किसी मतलब कह लो कि कई बार इंटरेस्ट का रेट चेंज कर दिया, या फिर कह लो कि रीपेमेंट पीरियड बढ़ा दिया, कम कर मतलब बढ़ा दिया। तो जब डेट को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है ना, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ डेट। ठीक है जी। एक्चुअल रीपेमेंट बाय सिंकिंग फंड। कई बार सरकार क्या करती है, जब डेट लेती है ना उसी समय कुछ पैसा पहले ही उन्होंने सिंकिंग फंड में रखा होता है, ताकि अगर आपको लगे कि कई बार आपको रीपे करने में मुश्किल आ रही है या देरी आ रही है तो गवर्नमेंट अपने सिंकिंग फंड से भी उस पैसे को दे देती है, रीपे कर देती है ताकि देरी ना हो। और सरप्लस रीपेमेंट का मतलब क्या है कि जब सरकार को लगता है डेट देने में रीपे होने में देरी हो रही है या उनके पास सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं है, तो मतलब सॉरी, जब उनको देरी हो रही है तो अगर उनके पास सफिशिएंट रेवेन्यू है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो सरकार उसमें से ही अपने उस डेट को रीपे करने के बारे में सोच लेती है। तो दिस इज अ सरप्लस रीपेमेंट। ठीक है जी। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब है इट रेफर्स टू द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द नीड ऑफ सोसाइटी, सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंश्योर डेवलपमेंट एंड एंश्योर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। वेरी सिंपल मीनिंग है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस मेन चीज़ इसमें क्या आती है, इसके टाइप्स क्या है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब जब कोई एक्सपेंडिचर डे टू डे फंक्शनिंग के लिए किया जा रहा है, गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए किया जा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी देना, पब्लिक सर्विसेज की मेंटेनेंस करना, सब्सिडीज वगैरह, ग्रांट वगैरह, ऑल दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उन चीज़ों में पैसा लगाना, यानी उन चीज़ों में एक्सपेंस करना, जैसे कि हाईवे बनवा देना, डैम्स बनवा देना, स्कूल्स बनवा देना, मशीनरी खरीद लेना, ऑल दीज आर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो कंट्री की डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, जैसे कि एजुकेशन में पैसा लगा दिया, हेल्थ केयर में लगा दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा दिया। लेकिन अगर आप एक ऐसा खर्चा कर रहे हो, यानी गवर्नमेंट एक ऐसा खर्चा कर रही है जो कंट्री की कंट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टली ग्रो नहीं मतलब कंपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे कि डिफेंस में पैसा लगा दिया, अब वो डायरेक्ट ग्रोथ तो नहीं है बट इनडायरेक्ट वे में वो हमारे कंट्री की ग्रोथ में मदद तो हो रही है। और जैसे सपोज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में पैसा लगा दिया तो वो भी इनडायरेक्ट वे है बट हमारी कंट्री को ग्रो करने में मदद करती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैंने ज़रूर लिखे हैं, तो वो हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों चाहिए हमें, तो बहुत से बेसिक सिंपल से पॉइंट्स हैं। आई होप सो ये आप पढ़ भी लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इन सब में। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने के लिए, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, पॉवर्टी कम करने के लिए, डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज को इंक्रीज करने के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है,
अब हमारा टॉपिक आता है कैपिटल मार्केट क्या है। मेन हम पहले जानेंगे कि कैपिटल मार्केट ग्रो कैसे हुई है। तो देखो, कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तब तब सबसे पहले कैपिटल मार्केट को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन चीज़ों से कैपिटल मार्केट को काफ़ी आगे बढ़ाया गया। सेबी ओपन की गई, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उनको लेकर आया गया ताकि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर स्टॉक एक्सचेंज को ग्रो किया गया। एनएसई 1994 में एमर्जिंग आई उसकी, मतलब वो मतलब उसमें इंक्रीज़ किया गया, मतलब एनएसई बीएसई वगैरह को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की गई, स्पेशली एनएसई को। और आज एनएसई यू नो वेरी वेल इंडिया का टॉप मोस्ट एक्सचेंज बन चुका है। डेरिवेटिव कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए 2000 के अंदर। फ्यूचर और ऑप्शंस के कंसेप्ट को लेकर आया गया। उस समय तो इतना नहीं चलते थे, पर आज के समय में मेरे ख्याल से डेरिवेटिव ही मार्केट सबसे ज़्यादा चल रही है, यू नो वेरी वेल, राइट। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर और ऑप्शंस की जो स्टॉक मार्केटिंग होती है उसके बारे में। एफडीआई और एफआईआई पार्टिसिपेशन, यानी 2000 में डेरिवेटिव आ गए, उसके बाद एफडीआई पे ऊपर फोकस कर किया जाने लगा। मींस तो आप ये कह लो कि ज़्यादातर फोकस किया जाने लगा डेट और इक्विटी मार्केट्स को कैसे बढ़ाया जाए, उनके अंदर इन्फ्लोज कैसे इंक्रीज, मतलब इन्फ्लो को कैसे बढ़ाया जाए इस एरिया के अंदर, मतलब एफडीआई का इन्फ्लोज कैसे इंक्रीज किया जाए। म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स, उसके बाद म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को बढ़ाया गया। मींस टू से दैट फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को बढ़ाने की कोशिश की गई। म्यूचुअल फंड यानी रिटेल पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके और कंट्री में ज़्यादा पैसा फ्लक्चुएट हो सके और कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल सके। देन रीसेंट ट्रेंड, रीसेंट ट्रेंड्स ना मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट। अगर हम बात करें तो हमारा ये नज़र आया कि बहुत अच्छा कैपिटल मार्केट आज चल रही है। इतनी सारी चीज़ें चेंज आई हैं ना, जो आपको एंड में आपको ज़रूर पता चलेगी। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, ठीक है। अब एक छोटा सा डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में, यू नो वेरी वेल ऑल अबाउट दैट। काफ़ी ईजी सा डिफरेंस है कि प्राइमरी मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जिसमें नई सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा, और सेकेंडरी मार्केट मतलब वो मार्केट जिसमें पुरानी सिक्योरिटीज़ के साथ डीलिंग की जाती है, मीन्स बॉट और सेल किया जाता है उनको। प्राइमरी मार्केट के अंदर फ्रेश कैपिटल इशू की जाती है, मतलब फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है पुराने शेयर्स में डीलिंग करके बड़ी क्विकली बेसिस पे। प्राइमरी मार्केट के अंदर ज़्यादातर इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स, बायर और सेलिंग, मतलब इन्वेस्टर्स ही होते हैं, मतलब उसमें इशूअर्स नहीं होते। सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाय और सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को एक दूसरे के साथ। इशूअर्स की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी है, गवर्नमेंट है और बाकी सारे एंटिटीज़ होती हैं जो नई सिक्योरिटीज़ इशू करना चाहती हैं। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी को इशू नहीं किया जाता, बस उसमें ट्रेडिंग की जाती है, बाइंग और सेलिंग की जाती है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया आपको इन दोनों मार्केट का। अब हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट, इसी के अंदर आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बाय और सेल करते हैं कंपनीज़ के शेयर्स को, ठीक है जी, कंपनी के बॉन्ड्स को, कंपनी की अदर सिक्योरिटीज़ को, और पब्लिकली कंपनी अपने शेयर्स को यहाँ ट्रेड करती है और कैपिटल रेज करती है। और इसके मेन फंक्शंस क्या रहेंगे? अब देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनी आपस में ट्रेडिंग करती है, तो पैसा इधर उधर फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से कंपनीज को ज़्यादा ईजिली पैसा मिलता है और कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन में इन चीज़ों को लगाया जाता है। लिक्विडिटी बहुत आसान होती है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत जल्दी हमें पैसा मिलता है और आता जाता है, मतलब वहाँ जहाँ पे बहुत जल्दी ट्रेडिंग की जाती है, बहुत फास्ट बेस पे पैसा आता जाता है। प्राइस डिस्कवरी, देखो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई को समझकर एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, यानी प्राइस डिस्कवरी की जाती है। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसमें प्राइस डिस्कवरी करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म रखा गया हुआ है। इसके बाद स्टॉक मार्केट क्या करता है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को, ये कहकर कि देखो हमारे पास मतलब आप देखोगे ग्रो ऐप में कितनी सारी कंपनीज हैं या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी कंपनी के रिकॉर्ड वहाँ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कंपनी के शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड आपको देखने को मिलेंगे, जो बस आपको क्या करना है, वहाँ पे एक बार ओपन करके रजिस्टर करके बाय और सेल करना है, अगर आपके पास फाइनेंस फैसिलिटी प्रॉपर है तो, राइट।
रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, अब देखो स्टॉक मार्केट इतनी सारी कंपनीज का स्कोप देने की वजह से ही आपको रिस्क डाइवर्सिफाई करने का मौका भी दे रही है, क्योंकि अगर एक आधी कंपनी होती तो रिस्क डाइवर्सिफाई भी नहीं हो पाता, फाइनेंस फंडिंग भी नहीं इतनी हो पाती। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास ग्रोथ बहुत है, यानी स्टॉक मार्केट का स्कोप बहुत बड़ा है, तो हम अपने बहुत सारी कंपनीज में अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क जो है वो आराम से डाइवर्सिफाई हो जाता है, हमारा लॉस प्रॉफिट्स की वजह से सेटअप हो जाता है। डन। अब अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसा है, तो सबसे पहले ब्रोकर सेट करते हैं हम, फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट ओपन होता है, देन उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना होता है। देखो स्टॉक ब्रोकर रख लिया, उसने कहा डीमैट अकाउंट ओपन करो, डीमैट अकाउंट ओपन करवा दिया, फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब शेयर्स वगैरह खरीदने हैं, खरीद लिए। फिर अब देखो मतलब ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेस करने का मतलब है आपका ऑर्डर मैच किया जाएगा उस बेस्ट प्राइस से जिस पे आप चाहते हो कि क्या उस पर कोई बाय, आप अगर बाय करना चाहते हो तो कोई सेलर है क्या। फिर उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है ऑर्डर को, और एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है कि आपने कितने खरीदे उसको भी दे दिया जाता है, मतलब दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाता है कि आप दोनों ने बाय और सेल किया है, ठीक है। और देन फाइनली आपके पास एक ऑप्शन होती है, या तो आप डिलीवरी ले सकते हो या फिर मतलब शेयर के ऊपर डिलीवरी भी आती है, मतलब सॉरी, डिलीवरी मतलब फाइनली शेयर की डिलीवरी हो जाती है, मतलब आप पेमेंट कर सकते हो उस चीज़ के, अगर सिंपल टर्म में कहूँ तो जब पेमेंट आपने कर दी, यानी पेमेंट ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी ना जब आप पेमेंट करोगे उस चीज़ की। तो पेमेंट करने के बाद आपका एक सेटलमेंट साइकिल होता है, मतलब जब आपने डीलिंग कर ली, तो एक सेटलमेंट साइकिल होता है जिसमें पूरी सेटलमेंट की जाती है, यानी एक प्रॉपरली विजिलेंस की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स के जो बैकएंड में होता है उनके द्वारा एक विजिलेंस प्रॉपरली होती है कि क्या ये सेटलमेंट प्रॉपर हुई है, मतलब क्या ये प्रोसेसिंग अच्छे से हुई है, क्या बाइंग और सेलिंग में कोई गलती तो नहीं थी, क्या बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर बेस पे हुई है। तो इसके बेस पे जो सेटलमेंट साइकिल चलता है वो जब पूरा हो जाता है तो फाइनली क्या होता है, एक बार फिर से आपकी पेमेंट्स को डन करके शेयर्स को शेयर को डिलीवर कर दिया जाता है डीमैट फॉर्म में आपकी तरफ, यानी बायर को शेयर्स मिल जाते हैं और सेलर को उसकी मनी मिल जाती है, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेबी। अब देखिए सेबी क्या है, सेबी मींस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए ओपन किया गया है। स्पेशली 1988 में इसको लेकर आने की कोशिश की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसको जो पावर्स है, इसको रन करने की जो पावर्स है वो 1992 में आई हैं आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी एक रिफॉर्म है जो आपको देखने को मिलेगी, जिसने आज बहुत सारे काम ऐसे आसान कर दिए हुए हैं जिससे इन्वेस्टर्स जिसमें इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होकर सारा काम कर सकता है और किसी भी कंपनीज में डीलिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके मेन फंक्शंस क्या नज़र आते हैं, स्टॉक मार्केट रेगुलेट आसानी से हो पा रही है, कोई मतलब इन्वेस्टर को परेशानी ज़्यादा नहीं होती, और स्टॉक मार्केट में भी काम अच्छे से चल रहा होता है, सारी विजिलेंस सिस्टम प्रॉपर है। इन्वेस्टर प्रोटेक्ट होता है, बात हो चुकी है। मार्केट इंटरमीडियरी, मतलब मार्केट के बीच में ये ब्रोकर, म्यूचुअल फंड या फिर कोई और मार्केट पार्टिसिपेंट है ना, तो उनको लाइसेंस देकर ही उनको ब्रोकर बनाया जाता है। मींस कोई एरा गैरा अब नहीं बीच में आ सकता, तो सेबी ने एक लाइसेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करके इन चीज़ों के भी ऊपर भी रेगुलेशंस प्रॉपरली मैनेज कर ली हैं। सेबी का अगला काम है कि मार्केट को डेवलप करना, मतलब मार्केट डेवलपमेंट प्रमोट करनी है। मींस जितना हो सकता है स्टॉक मार्केट को डेवलप करना है, जितना हो सकता है इस मार्केट को आगे लेके जाना है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी उतना ही बढ़ेगी और इनोवेशन कंसेप्ट भी उतना ही इंकरेज होगा। और इन सब चीज़ों पे एक ध्यान ज़रूर दिया जाता है कि क्या प्रॉपर सिक्योरिटी इस मार्केट में बनी हुई है, क्या इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी एक्टिविटी को ज़्यादा किया तो नहीं जा रहा, क्या वॉयलेशन तो नहीं हो रही है किसी चीज़ की। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना भी किसके हाथ में होता है, सेबी के हाथ में होता है, ठीक है जी। अब मैंने कहा था कि देखो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के ऊपर ध्यान देंगे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से ट्रेंडिंग आजकल चल रहे हैं, सबसे पहले एनएसई आया है, यू नो वेरी वेल, 1994 में लॉन्च किया गया और आज के समय में टॉप मोस्ट स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग डील करते हैं आज के टाइम पे। देन उसके बाद स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ चुकी है, यू नो वेरी वेल, आजकल इंटरनेट के बेसिस पे सारे स्टॉक्स ऑनलाइन बेसिस पे अवेलेबल हो चुके हैं, सारे स्टॉक को डीमैट फॉर्मेट कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ऑब्वियस ही है ट्रेडिंग जो है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आजकल संभव हो पा रही है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो चुकी है। डेरिवेटिव का कंसेप्ट मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। म्यूचुअल फंड भी आ चुके हैं आज के टाइम में, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड 1990 से जब ओपन हुए हैं तो पहले इतना नहीं चलते थे, बट
इसमें जो म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप हमें अपनी मनी दे दोगे तो हम आपकी मनी का नुकसान बिल्कुल नहीं होने देंगे, जिससे एक इन्वेस्टर खुश होकर उन चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। क्रेडिट रेटिंग में आप ये कह सकते हो कि आज के समय में आपने सिरिजिल या ICRA या केयर जैसी कुछ चीज़ें अगर आपने नाम सुने हैं तो ये क्रेडिट एजेंसी के ही नाम हैं, जो इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं ये जानने में कि किसी कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, या फिर किसी मतलब कह लो किसी भी पर्सन की या किसी भी इन्वेस्टर्स की या किसी भी कंपनी की प्रोफाइल देखना कि उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हमें पता चल जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आज का एक बेटर प्लेटफॉर्म है जो किसी भी पर्सन की या किसी भी कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस को जानने में हमारी मदद करती है। सेबी रेगुलेशन रोल, ये आपके बारे में अभी मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट्स क्या हैं, पैन मैंडेटरी हो चुका है आज के समय में, पैन मैंडेटरी हो चुका है। नो, आपने देखा होगा नो योर कस्टमर, ये जो चीज़ है इसको और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए आज हर चीज़ में पैन को मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना पैन के कोई भी चीज़ आज संभव नहीं है। रोलिंग सेटलमेंट, पहले क्या होता था, इसमें T+1 हो चुका है आज के समय में। अगर मैं बात करूँ, इसको सही कर सकते हो आप, T+2 की बजाय T+1 हो चुका है आज के समय में। तो कई बार तो आज आप देखोगे कि आपने सुबह डील करी है और रात को आपके पैसे आपके पास आ चुके हैं, यानी सेटलमेंट हो चुकी है। तो जितना बहुत आसान हो चुका है आज का सेटलमेंट साइकिल, मीन्स कैपिटल मार्केट इतनी ज़्यादा ग्रो हो चुकी है कि सेटलमेंट साइकिल को बहुत ज़्यादा कम, पहले T+3 भी होता था, मतलब T मतलब ट्रेडिंग डे +2 और 3 वर्किंग डेज के बीच में सेटलमेंट की जाती थी। लेकिन अब उतना ही आसान हो चुका है, एक या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, एक वर्किंग डे में क्या हो जाती है, आपकी सेटलमेंट डन हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ तक आपका डन हो गया और अब हमारा है एक लास्ट टॉपिक, जिसके बाद ये मैराथन हो जाएगा फिनिश। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश करी है कि देखो जी, प्री इंडिपेंडेंस जो कि ब्रिटिश रूल होता था, वहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ जो होती थी, दीज आर डिज़ाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, उनके बेनिफिट के लिए बनाई जाती थी। बहुत ज़्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शंस की उसमें लगाई जाती थी, किसके ऊपर, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। यानी आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल की वजह से, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें फेस करनी पड़ी। रॉ मटेरियल में काफ़ी एक्सप्लोटेशंस की जाती थी हमारे साथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारी काफ़ी कम होती थी, और कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिश इम्पोर्ट बेसिस पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता था, यानी हमें ब्रिटिश लोगों से ज़्यादा मंगवाना पड़ता था क्योंकि हम अपना कुछ कर नहीं पाते थे। और एक और प्रॉब्लम क्या आती थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। कॉलोनियल ट्रेड पॉलिसीज रिस्ट्रिक्टेड द इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम ग्रोइंग एंड प्रमोटेड द रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं लोकल इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज होती थी, कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था, यानी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और हमें ज़्यादातर डिपेंड बनाया जा रहा था दूसरी कंट्री के ऊपर, जिससे हम अपने आप को एक्सप्लॉयट कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, यानी जब हमें 1947 के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो हमारे लिए सेल्फ रिलायंस के लिए आगे, मतलब जो हमें हमारे में सेल्फ रिलायंस बढ़ाए, मतलब डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट बनाए, हमें इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करने की कोशिश की गई, और सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई कि हमारे ऊपर कोई भी एक्सप्लोटेशन ऐसे जैसे आके ना कर दे। ठीक है, और लिबरलाइजेशन यानी 1991 के बाद तो हमें काफ़ी ज़्यादा एक इफेक्टफुल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिल गई है, जिसकी वजह से FDI भी बढ़ गई हैं, टैरिफ रिडक्शंस रिड्यूस हो चुके हैं, मतलब टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पावर की वजह से हमारी इकोनॉमी में काफ़ी डेवलपमेंट होने लग गई है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेटर हो चुका है, और कहीं ना कहीं बाहर से हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट भी अब करने लग गए हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर BOP बैलेंस हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑल पॉइंट्स जो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप मेंशन कर सकते हो बिफोर और आफ्टर के केस में। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि इंडियन इकॉनमी के बेसिस पे हमने क्या क्या चीज़ें करनी हैं। पूरे सिलेबस में जो चीज़ें थी मैंने सारी कवर करी हैं। आई होप आपका अच्छा पेपर जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल ऑफ दैट।
और इसी तरह से मैराथन आपको मिलते रहें तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये हमारा नया चैनल भी है। और वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों, 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी भी समय पे हमें ज़रूरत पड़ने पर मैराथन हम दूसरे चैनल पे भी डाल देते हैं। तो आपकी अपडेट्स आपको मिलती रहें टाइमली बेसिस पे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और आपको सारी चीज़ें मिलें जो आपको चाहिए, ये भी हमारी कोशिश रहती है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।